Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 2nd July 2022. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स अबाउट रिन्यूएबल्स रेवोल्यूशन. ये आर्टिकल आज के इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है. We'll talk about this article in detail. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल हमें आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है. The title of this article is A Renewables Revolution. ये आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेट करता है and therefore it is important from our GS paper 3 point of view. GS paper 3 point of view से ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड सबसे पहले ये आर्टिकल लिखा किसने है? इट इज़ रिटन बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस. देयरफॉर इस आर्टिकल के अंदर जो भी पॉइंट्स मेंशन्ड हैं वो सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. हम इस आर्टिकल में समझेंगे व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, व्हाट आर ग्लोबल एफर्ट्स दैट आर टेकन टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, एंड सिमिलरली व्हाट आर इंडियन एफर्ट्स टू टैकल द क्लाइमेट चेंज. ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल से डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं by understanding what is climate change. Climate change से ही शुरुआत करते हैं. So climate change is basically a long-term shift in our temperature pattern and weather pattern. हमारी अर्थ के ऊपर जो established temperature pattern है और जो हमारा weather जो जिस तरीके से किस जगह पे किस तरह के weather features रहते हैं, इनके अंदर जो हमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. अब ये जो शिफ्ट्स हैं ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं. एंड यहाँ पे अगर हम नेचुरल रीजंस की बात करें तो कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से भी टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में चेंज आ सकता है. एंड हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट सोलर साइकिल. सोलर साइकिल जिसे कि सन स्पॉट साइकिल भी बोल देते हैं. सोलर साइकिल और दी सन स्पॉट साइकिल ये बेसिकली जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है ये इससे ड्राइव्ड है. और हर 11 ये जो साइकिल है ये टोटल ऑन एन एवरेज 11 ईयर्स का रहता है. 11 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लिप कर जाती है जिससे कि जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाता है, जो साउथ है वो नॉर्थ बन जाता है. तो इससे जो सन की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंजेस आते हैं इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑन द सोलर सरफेस एज वेल. सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे वीकन अप होनी शुरू होती है, अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाती है, फिर दोबारा इमर्ज करती है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है. दिस इज़ समथिंग विच इज़ रेगुलर विद द सन एंड इसको हम सोलर साइकिल कहते हैं. लेकिन सोलर साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है विच इज़ सन स्पॉट्स. सन स्पॉट्स बेसिकली हमारी सन की सरफेस के ऊपर कुछ कूलर एरियाज़ हैं. दीज आर बेसिकली कूलर एरियाज़ ऑन द सर्फेस ऑफ द सन जो कि मेनली सन की मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्रिएट होते हैं. क्योंकि हमने देखा कि साइकिल चलती है, पोलैरिटी चेंज होती है, तो कुछ टाइम ऐसा आता है कि कहीं पे पोलैरिटी कम, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होनी शुरू होती है, अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाती है, फिर दोबारा डेवलप होनी शुरू होती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है. तो सन स्पॉट साइकिल जो सोलर साइकिल चल रहा है इससे हमारे सन की सरफेस के ऊपर कुछ सन स्पॉट्स आ जाते हैं. दीज आर बेसिकली डार्कर इन कलर. ये डार्कर इसलिए होते हैं बिकॉज यहाँ ये कूलर सर्फेसेस हैं.
तो जो 11 ईयर का हमारे पास सोलर साइकिल है, इस दौरान हमारे पास ऐसी टाइम भी हो सकता है कि जो सन स्पॉट है उसका पीक पॉइंट आ जाए, मैक्सिमम सन स्पॉट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो कंपैरेटिवली अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एनर्जी पहुंचेगी वो कम पहुंचेगी। कुछ ऐसा टाइम भी हुआ कि हमारे पास जो सन स्पॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे केस में आने वाली इंटेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम, ये दो कंडीशंस बनती हैं। लार्ज नंबर ऑफ सनस्पॉट्स आर एट द मिड लैटिट्यूड्स एंड सोलर मिनिमम में बहुत ही स्मॉल सनस्पॉट्स होते हैं, मेनली इक्वेटोरियल रीजन में हमें ये सोलर सनस्पॉट्स मिल जाते हैं। तो अगर इसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आए, सो दिस इज़ द नेचुरल चेंज, ये हमारा एक नेचुरल चेंज होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारी हिस्ट्री देखें तो 1800 से ही, जब से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दी मेन ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम अपने आसपास देख रहे हैं 1800 से जो ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर द प्राइमरी एंड द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो कैसे? वी आर बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स, हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है जी, कोल बर्न कर रहे हैं, ऑयल बर्न कर रहे हैं, गैस बर्न कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं। इन सब की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नाउ व्हेन वी बर्न दीज फॉसिल फ्यूल्स, दिस जनरेट्स ग्रीन हाउस गैसेज। यहाँ से क्या जनरेट हो जाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट होती हैं। You read in geography the importance of greenhouse gases. अर्थ के सरफेस के अराउंड ब्लैंकेट के जैसे इन्होंने अर्थ को रैप किया हुआ होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट ट्रैप्स दी, इट बेसिकली ट्रैप दी सन्स हीट। हमारे पास जो अर्थ की सरफेस सन की हीट को जब रिलीज करने की कोशिश करती है, that is trapped by the greenhouse gases and ultimately इसकी वजह से temperature increase हो जाता है, it increases the temperature and prominent greenhouse gases की अगर हम यहाँ पे बात करें, so we always mention carbon dioxide. Carbon dioxide is a greenhouse gas. Methane, it is a greenhouse gas. ऐसी गैसेस जो रिलीज होती हैं, इससे जो टेम्परेचर है अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो ग्लोबली हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, इनमें बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल का बहुत बड़ा रोल है। दीज आर दी बाय फार लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का फॉर ओवर 75% शेयर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस की वजह से है, और इन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में भी 90% वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर पैटर्न है, हमारा जो वेदर पैटर्न है, हमें दिखता है कि इसमें लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। This is called as climate change. So after this, if we try to state simply the causes of climate change, एक एक करके अगर हम major causes को यहाँ पे enlist करें, तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस डेवलप हुआ है। Number one problem is the generation of energy. When we generate power in the form of, let's say, electricity हम generate कर रहे हैं, ultimately let's say we are generating heat, और ये generate करने के लिए we are actually burning
the fossil fuel. That is issue. To generate the power, we are burning fossil fuels and जिसकी वजह से ये एक बड़ा चंक बन जाता है हमारे ग्लोबल एमिशन का. ना अगर हम यहाँ पे रियल टाइम पिक्चर देखें तो अभी भी मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी कोल, ऑयल, गैस इसे बर्न करने से प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से, जिसकी बर्निंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं जो कि अर्थ को ब्लैंकेट कर लेती हैं एंड अल्टीमेटली दे ट्रैप द हीट. तो एक बड़ा स्टेप जिसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस डेवलप हुआ है, दैट इज व्हेन वी जनरेट पावर बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स. आफ्टर दिस, द सेकेंड मेजर कॉज ऑफ climate change comes because of manufacturing of goods. Manufacturing goods. अब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ से भी इमिशन आता है बिकॉज उनको भी एनर्जी चाहिए. जब फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, क्लोथ्स, कोई भी गुड अगर उनको बनाना है, for that they need energy. और एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी आ रही है फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन लगातार हो रही है. माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इन सब के दौरान गैसेस रिलीज होती हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के दौरान भी आपके पास जो एमिशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. रादर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वर्ल्ड वाइड. तो पावर जनरेशन से लेकर हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग तक. देन ये तो दो ऐसे फैक्टर्स थे जिनके साथ हम देख रहे हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं. देयर इज़ वन मोर फैक्टर जिससे जो शायद रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर सकता था, हमने उसे भी कम कर दिया. दैट इज़ बाय डिफॉरेस्ट्रेशन. वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट क्यों कट कर रहे हैं? फॉरेस्ट कट करके हम फार्म्स बनाना चाहते हैं, पैस्चर्स बनाना चाहते हैं. जब ट्रीज को कट कर दिया आपने, वो ट्री जो कि अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने वाला था, दे आर रिलीज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन यहाँ से हो रही है. इन टर्न जो आपके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो स्टोर ट्री के अंदर होने वाला था, वो नहीं हो रहा. सो डिफॉरेस्टेशन अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर और जो बाकी हम लैंड यूजेस कर रहे हैं, इससे भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन लगातार हो रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज हेयर. डिफॉरेस्टेशन के बाद नेक्स्ट important factor could be the role of transportation. यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ना, जितने भी कार्स हैं, ट्रक्स हैं, शिप्स हैं, प्लेन्स हैं, all of them they use fossil fuels. और जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. यहाँ से भी एमिशन हो गया. एक और चीज़, तो जो पावर जनरेशन, इंडस्ट्रीज़, डिफॉरेस्ट्रेशन, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. इवन इसके बाद भी when we are producing food, at that point of time also we are releasing greenhouse gases. कैसे? अब फूड प्रोडक्शन में हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके, ग्रेजिंग हो सके. ठीक है जी.
पहले बात तो डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे इंक्लूड हो गई। उसके बाद जो काउज हैं, जो शीप हैं, वो ग्रेजिंग करती हैं, डाइजेशन करती हैं, एंड देयर इज़ वेरी यूज़ ऑफ सम फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स जो कि क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड द यूज़ ऑफ एनर्जी टू रन द फार्म इक्विपमेंट्स। फर्टिलाइजर्स बनाने में ग्रीन हाउस गैसेज लगेंगी, रिलीज होंगी। फार्म इक्विपमेंट को यूज़ करने के टाइम पे ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो रिलीज होंगी, बिकॉज सब कुछ फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फूड प्रोडक्शन भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज के लिए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, चाहे फूड की प्रोडक्शन की बात हो, पैकेजिंग की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हर एक स्टेप पे ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रही है। एंड देन लास्टली there is another big sector which is powering buildings. अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारा जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, दे कंज्यूम हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एंड जैसा कि हमने बात की, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से डिराइव हो रही है? फ्रॉम कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। इस इलेक्ट्रिसिटी को चाहे आप हीटिंग के लिए यूज़ कर लो, चाहे कूलिंग के लिए यूज़ कर लो, दोनों ही टाइम पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं। So these are some of the major causes of the climate crisis that we are facing right now. Climate change क्या होता है ये हमने देख लिया, climate change के causes क्या हैं ये हमने देख लिया। Now let's talk about the impacts of climate change. देखिए, climate change की वजह से जितने भी हमारे climate indicators हैं, क्लाइमेट इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? हम बोलते हैं कि जी आज तक का रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड्स टूट गए, इतनी गर्मी पड़ी, इतना टेम्परेचर बढ़ गया, रिकॉर्ड टूट गया, इतनी बारिश हुई, रिकॉर्ड टूट गया, बारिश ही नहीं हुई, रिकॉर्ड टूट गया, इतनी फॉरेस्ट फायर हो रही है। तो जितने हमारे क्लाइमेट इंडिकेटर्स हैं, वी आर सीइंग कि इन सबके जो रिकॉर्ड्स हैं ये सब टूट रहे हैं। पहली बात तो यही। एंड नाउ वी आर फोरकास्टिंग कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट या फिर बहुत ही फेरोशियस किसी जगह पे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, राइट? अच्छा, कहीं पे वाइल्ड फायर का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ चुकी है, कहीं पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अनलिवेबल अमाउंट पे पहुंच चुका है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है। बेसिकली क्या हुआ है कि ओवर द टाइम हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इस वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हमारा जो ओवरऑल वेदर पैटर्न है उसके अंदर चेंज आ रहा है। हमारा जो ओवरऑल वेदर पैटर्न था वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जो हमारा बैलेंस था हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर, हमारी अर्थ का जो बैलेंस है वो इसकी वजह से डिसरप्ट हो रहा है। एंड दिस इज द मेन ये जो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हमारी अर्थ का जो बैलेंस था वो डिसरप्ट हो गया, दिस इज़ अ मेजर रिस्क फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अर्थ की सरफेस के ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सब के लिए ये बड़ा खतरा है। अब ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कैन वी से कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स क्या? जैसे कि हमने कहा ड्रॉट्स का आना, कहीं पे फ्लड्स का आना, ये यही शो कर रहा है कि जो बैलेंस था वो बिगड़ चुका है, डिसरप्ट हो चुका है। कहीं पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है। नाउ इसका असर हमारे ऊपर डायरेक्टली कैसे हो रहा है? अब इन एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से जो क्रॉप लॉस होना शुरू हो चुका है। अभी हम थोड़े महीने पढ़ के हटे कि हमारा जो वीट प्रोडक्शन था वो कम हुआ है। इतनी गर्मी नहीं होती जितनी गर्मी थी मार्च और अप्रैल के महीने में, राइट? अगर हमारा क्रॉप लॉस होगा, इट विल थ्रेटन आवर लाइवलीहुड। और बेसिकली
जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, हमारा जो लाइवलीहुड है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स का, वो यहाँ पे थ्रेटन अप हो गया। इसके अलावा ओवरऑल हमारी वर्ल्ड वाइड जितनी भी कम्युनिटी है, सब के सब की फूड सिक्योरिटी यहाँ पे खतरे में आ जाती है। फूड सिक्योरिटी विल बिकम फूड इनसिक्योरिटी। I hope you can understand the established relation here with the impact of the climate change. अब इसके बाद important हो जाता है to understand the global efforts to tackle the climate change. देखिए, when it comes to the efforts to tackle climate change, आप इसे बहुत डिटेल में अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। लेकिन इस आर्टिकल में हम एक ओवरव्यू लेंगे, एक ओवरऑल पिक्चर लेंगे। यहाँ पे हर एक ग्लोबल एफर्ट्स की जो फाइन डिटेल्स हैं वो हम यहाँ कवर नहीं करेंगे बेटा, दैट यू हैव टू फॉलो योर इन्वायरमेंट क्लासेस। लेकिन इस वीडियो से ये है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, तो मेजर इनिशिएटिव, मेजर एफर्ट्स ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से हैं, एंड सिमिलरली इंडिया लेवल पे भी हम इन एफर्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रोल आता है द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 में क्रिएट की गई थी। एंड इट इज़ एक्चुअली द मेन फॉरम, ये हमारा एक मेन फॉरम है, यू नो, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल एक्शन रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, इंटरनेशनल एक्शन को लेकर क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में वी हैव वन मेन, यू नो, फोरम, वन मेन प्लेटफॉर्म, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट ऑन क्लाइमेट चेंज। 195 कंट्रीज़ ने इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया। एंड UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके 4 मेन की एरियाज हैं, ये याद रखिएगा। द फर्स्ट वन इज टू मिटिगेट और टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन है इसे रिड्यूस किया जाए, इसे मिटिगेट किया जाए। देन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी नीड टू अडेप्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस, वी नीड टू अडेप्ट टू दिस क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस की मिटिगेशन, फिर होने वाले क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्शन, एंड वी ऑल्सो नीड टू रिपोर्ट द नेशनल एमिशंस। एक कंट्री में ग्रीन हाउस गैसेस कितनी रिलीज़ हो रही हैं, एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए ऑफ द नेशनल एमिशंस, तभी तो काउंटेबल कर पाएंगे हम कंट्री को। एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग कंट्रीज़ वर्सेस डेवलप्ड कंट्री का सिनेरियो हो जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल, यू नो, सपोर्ट देना to fight against the climate change, that is also an important area in which, you know, negotiations are done in United Nations Framework Convention on Climate Change. इसीलिए आप आज आपने इसका जब नाम सुन लिया, तो अब आप देखोगे कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, UNFCCC की बात हुए बिना वो डिस्कशन कभी कंप्लीट नहीं होती। Similarly, what is important is पेरिस एग्रीमेंट। इसी लाइंस पे पेरिस एग्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इसमें भी सभी कंट्रीज़ ने एक कॉमन कॉज पे पहुँचे हैं कि सब मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, इसे कॉम्बैट करने के लिए एम्बिशियस एफर्ट्स करेंगे। एंड दिस इज़ अ लैंडमार्क एग्रीमेंट जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है।
196 पार्टीज़ ने COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो कि पेरिस में हुआ था इन दिसंबर 2015 इसे अडॉप्ट किया एंड दिस केम इनटू फोर्स इन नवंबर 2016 पेरिस एग्रीमेंट। वो ग्रीन हाउस गैसेस, वो इस क्लाइमेट चेंज को देख रहा है। इसके अलावा वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी when we are talking about goal number 13 calls for urgent action to combat the climate change। climate change को combat करने के लिए हमारा sustainable development goal number 13 है जो कि enlisted है, और ये बाकी जितने भी हमारे goals हैं उन सबके साथ ही linked है। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी सभी गोल्स के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप लिंक कर सकते हैं। देन देर आर एंड नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स। आई एम ओनली साइटिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, कि ऐसा ना हो कि आप पूरी लिस्ट याद करने बैठो, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमने हमारी करंट अफेयर वीडियो में कोरल रीफ्स की बात की थी, और तब भी हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज से कोरल रीफ्स को कितना बड़ा खतरा है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हुआ नहीं, जो कोरल रीफ है वो एंडेंजर में आ जाती है। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द इवेंट्स ऑफ कोरल ब्लैंचिंग। तो ऐसे केस में इससे डील करने के लिए हमारे पास आ जाता है ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। दिस इज डेडिकेटेड टू कोरल रीफ्स। यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज को एक्सेलरेट किया जा रहा है, जिससे कि कोरल रीफ का जो सर्वाइवल है, जो कंजर्वेशन है, जो रेजिलियंस है, वो बढ़ सके, वो अडेप्ट कर सके, उनको हम रिस्टोर कर सके। दैट इज़ वन। और आजकल के टाइम पे जो वन ऑफ द हिट टर्म जो चल रही है, जिसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में अपनी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी। आपने सुना होगा इसके बारे में, सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी। सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टूल है जिससे कि हम एक अफोर्डेबल, रिलायबल और एक सिक्योर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी टर्म लिखा हुआ आ जाता है, तो यहाँ से आप क्लियरली समझ पाएंगे कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे कि हम हमारी जो एमिशंस हैं इसको मैनेज करना चाहते हैं। एक क्लोज्ड लूप हम क्रिएट करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू कार्बन, जिसमें आपके 4 R's तो आ ही जाएंगे। कौन कौन से R? फर्स्ट R इज़ टू रिड्यूस, सेकेंड R इज़ टू रीयूज़, थर्ड R इज़ टू रिसाइकल, एंड फोर्थ R इज टू रिमूव। इससे जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, जो हमारा कार्बन रिलीज है, इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होगा। सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स जो कि आपको ग्लोबल लेवल पे पता होने चाहिए। सिमिलरली इसी तरह आ जाता है इंडियाज़ इनिशिएटिव्स। ये भी आपको पता होने चाहिए। इंडिया ने अपनी तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं टू टैकल दी क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से अगर शुरुआत करें, 1992 में इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इससे सेटअप किया गया था। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब यहीं पे आप देख लो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जिसको बाद में रीनेम किया गया और इसे रीनेम करके बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड
renewable energy. Yes, new and renewable energy. 2006 में इसका नाम चेंज किया गया था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. And as the name suggests, this ministry plays an important role, for laying the foundation of renewable energy growth in India. इसी के साथ साथ हमारे जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की जो कमिटमेंट्स हैं, इसमें भी इंडिया ऑन ट्रैक है. हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमारा जो टारगेट है, वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव इट. India is party to it. India sees itself as a leader in renewable energy space. और renewable energy के रिस्पेक्ट में हमारा बहुत बड़ा ambitious target है. We have target of achieving 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. ये चीज़ें आपको देखो, ये चीज़ें आप नहीं भूल सकते. When you're writing your answer, when you're talking about renewable energy, you should know some major targets that are set up by India. अब टारगेट अगर सेट करोगे तभी उसके प्रति काम होगा. तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक कितनी डेवलप करनी है हमें? 450 गीगावाट्स. इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऐसे छोटे छोटे अपनी फैक्ट बुक बना लो, अपनी डाटा बुक बना लो, जिनमें आपको इन टॉपिक्स को लेकर आपने कौन कौन सी चीज़ें कहनी है, आपको कौन से उसके बारे में फैक्ट्स पता हैं, वो आप खुद लिखोगे वहाँ. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये 2017 में इसे अनाउंस किया गया था. इसमें वो सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो सभी रिसोर्सेज जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन को, हमारी ट्रांसपोर्टेशन को, हमारी एनर्जी, हमारी टेलीकम्युनिकेशन, इन सब को रीशेप कर दे, उन सब को पुल अप करने के लिए ये कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किया गया था. दिस वाज अनाउंस्ड इन 2017. फिर इसके बिना तो बात अधूरी है. दी इंटरनेशनल सोलर अलायंस. यस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस. एंड इस हमारा जो सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट. Apart from this, we have so many schemes in India. We have a scheme with National Action Plan on Climate Change. We have National Clean Air Program. We have National Biofuel Policy. ये सब का aim है to contribute to tackle the climate change. अभी recently जो current affair में है वहाँ से derive करते हैं. So currently there was a summit in Glasgow. Remember? Glasgow, Scotland में summit था, जहाँ पे PM announced our national goals and जिसमें कहा गया कि हम हमारी जो renewable energy की जो capacity है उसे significantly grow करेंगे and India will become the net zero country when it comes to emission of carbon dioxide by 2070. This was the goal set by India. Prime Minister Narendra Modi announced India's goal in the recently concluded summit of Glasgow in Scotland. इसके अलावा एंड नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैं, बट पहले इनके बारे में जानो थोड़ा थोड़ा, देन विल बिल्ड अप. आप अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, यू विल रीड अबाउट इन लॉट डिटेल. बट समझें कि अगर बात हो रही है तो कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. सो देयरफॉर जब हम सॉल्यूशंस देखते हैं तो वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, एंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी we need technology.
अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, ताकि ये ग्लोबली पब्लिक गुड के लिए यूज़ हो सके, सो इन दैट केस इसके ऊपर हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, उन्हें रिमूव करना होगा। इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स को अगर आप रिमूव करोगे, तभी ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफ़र हो पाएगी, और जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाएगी, ओनली देन यू कैन अचीव द टारगेट्स। तो पहले तो अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, और वो कब होगा? व्हेन वी कैन ईज आउट द टेक ट्रांसफ़र बाय रिमूविंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स। Then we also need to improve the global access to the supply of the energy, renewable energy technologies. जो भी components चाहिए, जो भी raw materials चाहिए, इन सब का जो global access है वो हमें ease out करना होगा, available करना होगा to everyone. Then जो red tapeism है, जो कि solar और wind project को hold करता है, इसे remove करना होगा. We need fast track approvals so that we can modernize our electricity grids also, वो भी बहुत ज़रूरी है. And we must shift from energy subsidies from fossil fuel to protect the vulnerable people from energy shocks. Rather हमको जो transition है, energy transition है, इसमें invest करना होगा so that we can have a sustainable future. We need to triple our investments in the renewable energies, and for this we will need the help of multilateral development banks. जो developmental finance institutions हैं, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. And we also need more urgency from the global leaders, because we are already very close to hit the 1.5 degree Celsius limit. साइंस तो ये कह रही है कि हम मैक्सिमम लेवल ऑफ वार्मिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं, दी 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है, एंड इसके बाद तो वर्स्ट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स होंगे. एंड फॉर दैट वी नीड टू रिड्यूस द इमिशंस बाय 45% बाय 2030, और हमें बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी वी विल हैव टू बिकम अ नेट ज़ीरो एमिशन प्लैनेट. तो उन सब के लिए जो सारे एफर्ट्स हैं, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है. और इसे अगर हम करंट टाइम्स में रिलेट करें, तो अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर थी, इसकी वजह से हमने देखा कि कंट्रीज़ का जो एनर्जी क्राइसिस था वो बढ़ गया, एंड सम कंट्रीज हैड टू डबल डाउन देयर डिपेंडेंस अपॉन फॉसिल फ्यूल्स, एंड दे स्टार्टेड पोरिंग देयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू द कोल, ऑयल एंड गैस, जिससे हमारी जो क्लाइमेट इमरजेंसी है वो और भी ज़्यादा डीपन अप हो सकती है. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन fossil fuels, we need to pour these billions into renewables. We need to bring the last word that you should remember. We need renewables revolution. I hope now you will understand the title of our article, which is Renewables Revolution. That would be the solution to the climate change. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो. I will see you all in my next one. Thank you so much.